3। नमस्कार दोस्तों, मैं करण त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं द देवरिया डायलॉग्स में। आज हम बात करेंगे गायत्री परिवार की। गायत्री परिवार की बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शकुंतला दीक्षित जी। तो ये आप मैम अपना परिचय भी एक दे दीजिए जिससे आपके बारे में लोग जान जाएं। नमस्कार करण जी, पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमसे कुछ पूछने का और कुछ जानने का अवसर दिया। जी। मैं शकुंतला दीक्षित देवानंद पीजी कॉलेज में हिंदी की प्रवक्ता रह चुकी हूँ और अभी अवकाश प्राप्त करने के उपरांत, वैसे तो मैं पहले से ही गायत्री परिवार में काम कर रही थी, लेकिन अब चूँकि अवकाश प्राप्त कर लिया है तो ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं गायत्री परिवार को देती हूँ। और इसके अंतर्गत मैं गर्भ संस्कार का कार्यक्रम देवरिया ज़िले में आजकल करा रही हूँ, जिसमें कि गर्भवती स्त्रियों को एक अच्छे शिशु के जन्म के लिए क्या करना चाहिए, उनकी दिनचर्या, उनका आहार, उनका चिंतन किस प्रकार से रखना चाहिए, इसकी हम लोग जानकारी देते हैं और एक अच्छे समाज के निर्माण में क्या हमारी भूमिका है, इसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। जी, तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि गायत्री परिवार की स्थापना कैसे हुई? करण जी, ऐसा है कि गायत्री तो आदि शक्ति है। आदि शक्ति है, गायत्री ही जीवन का और सृष्टि का मूल है। कण, जड़ और चेतन, कण कण में गायत्री का प्रकाश ही प्रकाशित हो रहा है। तो गायत्री कोई नई चीज नहीं है, बस यही है कि समय का प्रभाव कहिए या जो कुछ भी, थोड़ी सी गायत्री उपासना में लोगों का झुकाव कम हुआ और उसके बाद 1958 में परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य ने एक मथुरा में यज्ञ किया, जिसमें कि लाखों लोगों की उपस्थिति रही और वहीं पर उन्होंने उस यज्ञ में आए हुए अपने परिजनों को गायत्री परिवार का नाम दिया। एक परिवार का क्या प्रभाव होता है, परिवार का क्या दायित्व होता है, इससे तो सभी लोग परिचित हैं कि परिवार और एक संस्था में क्या अंतर होता है। तो बस इसीलिए कि पारिवारिक आत्मीयता बनी रहे, उन्होंने गायत्री को गायत्री परिवार का नाम दिया। जी, अब इस परिवार द्वारा जो होने वाले कार्यक्रम है जो आए दिन होते रहते हैं, उसमें मुख्य कार्यक्रम में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? देखिए, सत प्रवृत्ति संवर्धन और दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन, ये वातावरण परिष्कार के लिए जितनी भी बातें हो सकती हैं, जितने भी काम हो सकते हैं, वे समस्त काम गायत्री परिवार के द्वारा किए जाते हैं। अब इसमें जो भी हमारी कुरीतियां हैं उन सबको हटाने का और जो भी हमारे समाज के लिए हितकर हैं उनको करने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि अभी हम लोग आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी का काम कर रहे हैं, मृतक भोज का विरोध कर रहे हैं, दहेज प्रथा का विरोध कर रहे हैं। अब कन्या किशोर कौशल अभिवर्धन शिविर हम लोग जगह जगह लगा रहे हैं, जिसमें कि आज के बच्चों की जो प्रवृत्ति उधर चली जा रही है जहाँ की नहीं जानी चाहिए, उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से विभिन्न स्कूलों में, विद्यालयों में हम लोग जा करके और संस्कृत ज्ञान परीक्षा का आयोजन भी कर रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं, मतलब तमाम तरह की, कितना गिनाए हम, बहुत सारे काम हैं जो कि हम लोग कर रहे हैं और लोगों को करने की प्रेरणा भी दे रहे हैं। अच्छा, समाज से इसके लिए आपको क्या मदद मिल रही है और समाज को आप क्या दे रही हैं? समाज से मदद तो मिल ही रही है। समाज से बिना मदद के तो कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। इसलिए विभिन्न प्रकार के लोग हैं समाज में भी, जो लोग, कुछ लोग ज़्यादा रुचि लेते हैं, कुछ लोग कम रुचि लेते हैं, कुछ लोग बिल्कुल भी रुचि नहीं लेते हैं। लेकिन उसी में से हम लोग जो संवेदना से युक्त लोग हैं, करुणा से युक्त लोग हैं, समाज के प्रति जागरूक हैं, उन लोगों के साथ मिल करके अपने संगठन को दृढ़ करते हैं, अपने परिवार को विस्तार देते हैं और समाज हित में अपना कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंतर्गत मैं वही गर्भ संस्कार का काम देवरिया जिले में कर रही हूँ
और ये ये जो गर्भ संस्कार वाला जो अभी चर्चा हो रही थी हम लोग की, तो गर्भ संस्कार में आपने कुछ उदाहरण दिए थे, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, गर्भ संस्कार में जो गर्भवती माँ है, उस गर्भवती माँ के दिनचर्या का, उसके आहार का, विशेष रूप से उसके चिंतन का बहुत प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। और केवल माँ का ही प्रभाव नहीं पड़ता है, परिजनों के व्यवहार से लेकर के उसके पिता का भी प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। एकमात्र पिता की आवाज़ ही गर्भ में शिशु पहचानता है और माँ की धड़कन को पहचानता है। और इसका उदाहरण हमारे इतिहास में मौजूद है कि अभिमन्यु ने गर्भ में ही अपने पिता से चक्रव्यूह वेदन का कार्य सीख लिया था और उसको किया भी। जी। तो ये तो सभी जानते हैं। हाँ, तो माँ की दिनचर्या, माँ का चिंतन भी बहुत प्रभावित करता है। इसका रावण का उदाहरण है कि ऋषिकुल में जन्म लेने पर भी माँ की वृत्ति तामसिक होने से उसकी वृत्ति अपनी तामसिक हो गई। और माँ की ही वृत्ति सात्विक होने से प्रहलाद जो है वो तामसिक पिता का पुत्र होने के बाद भी सात्विक पुत्र के रूप में हुआ। तो ये तो बहुत ही प्रभावी जो कार्यक्रम है वो है। अच्छा, इसको भविष्य के रूप में क्या देखती हैं आप? जैसे कि कहाँ तक ये गायत्री परिवार का जरिए कहाँ तक फैल चुका है और कहाँ तक जाएगा? देखिए, गायत्री परिवार तो विश्वव्यापी संगठन है जी। ये केवल भारत तक नहीं है, क्योंकि सद प्रवृत्ति का, सद्भावनाओं का क्षेत्र कोई सीमित क्षेत्र नहीं है, ये तो विश्वव्यापी क्षेत्र है। और जब भी समाज में विषमता उत्पन्न हुई है, चाहे राम के समय में हो तो विश्वामित्र ने उसमें सहयोग किया गायत्री के माध्यम से, कृष्ण के समय में हो तो ऋषि संदीपनी ने उसमें सहयोग किया गायत्री के माध्यम से। और आज पुनः हम उसी स्थिति को प्राप्त हो गए हैं जहाँ की हमारी वैचारिक स्थिति पूर्व की भांति नहीं रह गई है। और उसको सुधारने के लिए आचार्य श्री राम शर्मा को देवी सत्ताओं ने नियोजित किया है कि इसको संभाला जाए, नहीं तो देश का पतन और देश को गर्त में गिरते जो है वो देर नहीं लगती है। इसलिए वैचारिक स्थिति का सुदृढ़ होना बहुत ही आवश्यक है। गायत्री इसमें सहायक है। आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं और अगले एपिसोड में मिलेंगे नए विषय के साथ। नमस्कार।